स्वागत है आपका। देश देख रहा है। देश के जाने माने इतिहासकार और बुद्धिजीवी पार्थो चटर्जी ने अपने ही देश के सेना प्रमुख की तुलना इतिहास के सबसे क्रूर माने जाने वाले व्यक्ति से कर दी है, वो भी एक पत्थरबाज को ह्यूमन शील्ड बनाने वाली घटना का जिक्र करके। जाहिर है पार्थो की सोच की चौतरफा आलोचना हो रही है। आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत की तुलना आधुनिक भारत के इतिहास के सबसे बड़े हैवान से, जनरल डायर से। तुलना करने वाला भी कोई और नहीं बल्कि इतिहासकार और विद्वान पार्थो चटर्जी हैं। पार्थो चटर्जी ने एक लेख में कश्मीर में ह्यूमन शील्ड वाली घटना का हवाला देते हुए जनरल रावत की तुलना जनरल डायर से कर दी। चटर्जी ने अपने लेख में लिखा है, कश्मीर जनरल डायर मोमेंट से गुजर रहा है। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के पीछे ब्रिटिश सेना के तर्क और कश्मीर में भारतीय सेना की कार्रवाई के बचाव में दिए गए तर्क में समानताएं हैं। पार्थो चटर्जी का ये लेख 2 जून को प्रकाशित हुआ। जाहिर है उनकी ये तुलना किसी के गले के नीचे नहीं उतर रही। चौतरफा आलोचना के बावजूद भी वो अपने स्टैंड पर कायम हैं। What I wanted to say, I have made my arguments as clearly and as precisely as I could in my article. I have nothing more to add to it at this point. If I do, I will write again in print. I don't speak to the television. हैरानी ये है कि जब पार्थो से ये पूछा गया कि अगर वो सेना के खिलाफ हैं तो क्या पत्थरबाजों के साथ हैं, तो इसका जवाब देना उन्होंने मुनासिब नहीं समझा। So what is your take on the stone pelters? You standing by them then? Are you standing by the stone pelters there? Sir, kindly Are you clarify, standing by sir. the stone pelters? Sir, you also talk about Major Litul Gogoi that amidst the court of inquiry was allowed to appear before the press. इतिहासकार पार्थो की इस तुलना से पूरा देश सन्न है, लेकिन सबसे ज्यादा हैरत में हमारे सैनिक हैं। ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा ने कहा है कि इस लेख के पीछे छिपा हुआ एजेंडा है, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। कर्नल बीएन थापर ने तो कहा है कि ये जानबूझकर किया गया दुर्भावनापूर्ण काम है। अगर हमारे पास भारत में ऐसे लोग हैं तो हमें पाकिस्तान की जरूरत नहीं है। अच्छी बात यह है कि सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत के साथ जनरल डायर की ये नामुराद तुलना बीजेपी के साथ कांग्रेस के भी गले नहीं उतर रही। Indian Army section, Indian Army General section is compared to that of General Dyer is very, very unfair and uncharitable. And India's action should not be compared, and it should not have a comparison between them also. And I think this comparison is very much inappropriate. आप कत्ल और बचाने के बीच में डिफरेंस नहीं कर पा रहे हैं। मेजर गोगोई ने लोगों को बचाया और जनरल डायर ने निहत्थे लोगों को मारा था। जो चीज दिख रहा है सामने, प्रत्यक्ष है, उसको भी देखते हुए अनदेखा कर रहे हैं कुछ लोग। ये अपने आप में बहुत चिंता का विषय है। लेकिन लेफ्ट पार्थो की आलोचना से बचना चाहता है। सीपीएम के पूर्व महासचिव प्रकाश करात से जब इस पर प्रतिक्रिया मांगी गई तो उन्होंने टाल मटोल कर दिया। Away from backing the Indian Army. Why are you shying away from backing the Indian Army? We are asking a simple question. You can ask me anything and I have written it in writing. दरअसल 9 अप्रैल को हुए उपचुनाव के दौरान घाटी के अलगाववादियों और पत्थरबाजों ने सुरक्षा बलों को घेर लिया और पत्थरबाजी शुरू कर दी। सूचना मिलने पर जब मेजर लितुल गोगोई मौके पर पहुंचे तो उनके सामने सुरक्षा बलों को बचाने के साथ फायरिंग की नौबत न आने देने की दोहरी चुनौती थी और उन्होंने इसी चुनौती से पार पाने के लिए एक पत्थरबाज फारूक अहमद डार का इस्तेमाल ह्यूमन शील्ड के तौर पर किया। सेना प्रमुख बिपिन रावत ने मेजर गोगोई के इस कदम की तारीफ की और उन्हें सम्मानित भी किया। टीम न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। तो आपने देखा पार्थो चटर्जी ने क्या कहा, उसके बाद क्या आलोचनाएं हुई और उसके बाद जब दोबारा पार्थो चटर्जी से पूछा गया कि आपने ऐसा क्यों लिखा, कोई अफसोस है क्या, उन्होंने कहा कि नहीं, मैं भी अपने उस आर्टिकल पे खड़ा हूं और अब भी उस बात को मानता हूं और
विपिन रावत, सेनाध्यक्ष विपिन रावत को जनरल डायर से उनकी जो तुलना है उसको लेकर काफी गुस्सा भी देखा जा रहा है। सवाल यही है कि इस तरह की तुलना क्यों? ये जो सेक्युलर होने का एक नया फैशन सा निकल पड़ा है, उसका मतलब क्या सिर्फ इतना ही है कि अपनी ही सरकार को, अपनी ही सेना को आप गालियां दो? क्या यही सेक्युलर होने का मतलब है? और इसकी वजह क्या है, इन सब पर हम बात करेंगे। कई मेहमान हमारे साथ हैं। सुदेश वर्मा है, प्रवक्ता है बीजेपी के। आभा खन्ना गुप्ता हैं, मीडिया डायरेक्टर J&K स्टडी सेंटर की। शहजाद पूनावाला कांग्रेस विचारक हैं। रिटायर्ड ब्रिगेडियर गोपाल माथुर डिफेंस एक्सपर्ट है। अमीक जमई है, कन्वीनर है संविधान बचाओ देश बचाओ आंदोलन से। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सुदेश जी, पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा। पार्थो चटर्जी ने जो कहा, इसकी क्या वजह हो सकती है? क्योंकि ये बहुत ही एक्सट्रीम है, एक ऐसे व्यक्ति से सेनाध्यक्ष की तुलना करना जो शायद इतिहास का, भारत में कम से कम इतिहास का सबसे क्रूर व्यक्ति माना जाता है। नरेश जी, ये बहुत कंडेमनेबल स्टेटमेंट है। जितनी भर्त्सना की जाए बहुत कम है, और हमें लगता है कि कहीं ना कहीं जो लेफ्टिस्ट इंटेलेक्चुअल्स हैं ना, ये फर्क नहीं कर पा रहे कि बीजेपी की सरकार, मोदी जी के अंडर सरकार और सेना जो इंस्टीट्यूशंस हैं, इनमें एक डिस्टिंक्शन करने की बहुत ज़रूरत है। आप मोदी जी का क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, आप बीजेपी का क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, सरकार का क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, लेकिन आप सेना का क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते। इस देश की कोई भी जनता इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। सेना इज़ एबव एवरी कंट्रोवर्सी, और इन्होंने जो किया है बहुत घृणित कार्य किया है। हम सबको मिलकर इसको कंडेम करना चाहिए, और इसके आगे कोई शब्द ही नहीं बचता है। इस आदमी का दिमाग खराब हो गया है, क्या प्रॉब्लम है इसको? ठीक है, कांग्रेस का रुख भी समझते हैं कि कांग्रेस किस तरह सोचती है। पीसी चाकू साहब को हमने सुना, वो हालांकि इसकी निंदा कर रहे हैं। हमारे साथ कांग्रेस आइडियोलॉग शहजाद है। शहजाद, आपका क्या मानना है इस पर? देखिए, सवाल उठाना एक लोकतंत्र में सभी का अधिकार है। आपकी बेइत्तेफाकी हो सकती है किसी एक्शन से, पर उसको इस तरीके से जो बयान किया गया है, पहले तो जनरल डायर कौन थे? उन्होंने मासूम भारतीयों की जान ली थी, और उनकी तुलना भारत के एक सेना अध्यक्ष से करना, मुझे लगता है कि ये निंदनीय है। पर मैं ये भी कहूँगा कि जितना आउटरेज और जितना क्षतिग्रस्त हम लोग आज महसूस कर रहे हैं, काश उतना ही हम लोग महसूस करते जब नरेंद्र मोदी जी ने व्यापारियों को ज़्यादा जोखम उठाने का जिम्मा दिया था। उन्होंने कहा था कि व्यापारी ज़्यादा जोखम उठाते हैं सेना के मुकाबले, ये उन्होंने 2013 में कहा था। तो तब तो किसी ने ये प्रतिक्रिया नहीं दी थी। और गांधी जी की इस तरह की अगर तुलना करेंगे तो इस मुद्दे पर भी सिर्फ राजनीति हो पाएगी, कोई सार्थक बहस नहीं हो पाएगी। गांधी जी के ऊपर रखने वाले साक्षी महाराज ने जो बात रखी थी, उस पर भी ये प्रतिक्रिया देते भाजपा के। शहजाद, अगर हम इस तरह की तुलना करेंगे तो सिर्फ मामले में इस पूरे मुद्दे पर सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस की लड़ाई भर रह जाएगी, सिर्फ राजनीति हो जाएगी। हम चाह रहे हैं कि देश की जो आर्मी हो राजनीति से ऊपर रहे। आप तो कांग्रेस के विचारक बोलते हैं इनको। आपसे कांग्रेस में विचार का है जो कि विचारक हो गए ये कांग्रेस के? ये किस तरह की स्टैंड ले रहे हैं? ये डिफेंड कर रहे हैं क्या? आएंगे सुदेश जी, आपके पास आएंगे वापस। सारी पार्टियां आपकी तरह बौद्धिक शून्यता पे नहीं है ना। सारी पार्टियां आपकी तरह जो है, चलिए आप जो हम अवॉइड करना चाह रहे थे वो वही हो रहा है। हम इस मुद्दे पर वही हमेशा से चली आ रही कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई नहीं चाहते हैं कि देश की सेना का मामला है, सेना के मनोबल का मामला है, और ऐसे वक्त में जो सेना पूरे साल हमारे लिए विषम परिस्थितियों में हमारी रक्षा करती है, वो भी देखना चाहती है कि आज जब उन पर अटैक होता है तो वो देश के लोग कितना उनके साथ खड़े होते हैं। ये हमको देखना है। हमको कांग्रेस बीजेपी की लड़ाई कम से कम इस मुद्दे पर नहीं करनी है। आभा जी, आप बताइए इस मामले पर, जिस तरह से जो मुद्दा पार्थो ने उठाया था। देखिए, बहुत ही असामान्य परिस्थिति इस वक्त कश्मीर के कुछ हिस्सों में जरूर है, और जो गोगोई ने किया कि सामने 800-900 लोग पत्थर लेकर खड़े हैं और 12 लोगों की जान बचानी है, उन्होंने एक अहिंसक तरीका निकाला। उस तरीके पर सवाल उठे, वहां तक तो चलिए ठीक था, सवाल उठाया जाए, लेकिन सेनाध्यक्ष को जनरल डायर कह देना। देखिए, इससे ज़्यादा अनएथिकल और कोई बात नहीं हो सकती कि देश का एक व्यक्ति, एक नागरिक, भारत की सेना जो उसको सुरक्षित किए बैठी है, अपनी जान गंवाकर भी जो जवान हमारी सुरक्षा के लिए दिन रात तैनात हैं बॉर्डर्स पर, उनके बारे में हम इस तरह की बात करते हैं, ये शर्मनाक है। देखिए, सबसे पहले तो समझने की बात यह है कि भारत की जो सेना है पूरे विश्व में उसका एक स्थान है, एक उसकी रिस्पेक्ट है। दुनिया जो है भारत की सेना की जो डिसिप्लिन है, उसकी जो
जिस तरीके से वो काम करती है उसकी सराहना करती है। और बहुत अनफॉर्चुनेट है हमारे देश के लिए कि हमारे ही देश के लोग इस तरह से बातचीत करते हैं। तो अनएथिकल तो है ये, और दूसरी कंपैरिजन किसी भी तरह से ये मान्य है ही नहीं, क्योंकि भारतीय सेना वहाँ पे पहली बात तो अपनी मर्जी से नहीं है। और आप किससे तुलना कर रहे हैं? आप उससे तुलना कर रहे हैं, ब्रिटिश राज से तुलना कर रहे हैं, ब्रिटिश राज के एक जनरल से तुलना कर रहे हैं। मतलब किस प्रकार की तुलना है? वहाँ पे वो लोग थे, औरतें थी, बच्चे थे। हम जलियांवाला बाग की अगर कर रहे हैं बात, उनके ऊपर आप अंधाधुंध गोली चलाते हैं, उसकी तुलना एक ऐसे वाकया में जहाँ पे एक अफसर कोशिश करता है कि किसी की जान ना जाए, किस तरह से मान्य है ये तुलना? हम तो इस चीज को मतलब जबरदस्त शब्दों में निंदा करना चाहेंगे। ठीक है, ये बिल्कुल गलत है और इस तरह के लोगों को माफी मांगनी चाहिए, देश के प्रति माफी मांगनी चाहिए। हमारे साथ रिटायर्ड ब्रिगेडियर गोपाल माथुर साहब भी हैं। माथुर साहब, आपका क्या मानना है इस मामले पर? क्योंकि अब तक जो राय आई, कहीं ना कहीं हर व्यक्ति इस बात से आहत महसूस करता है खुद को कि सेनाध्यक्ष पर इस तरह की टिप्पणी की गई, वो भी एक प्रतिष्ठित इतिहासकार द्वारा। जी, मिस्टर पार्थ चैटर्जी को प्रतिष्ठित इंटेलेक्चुअल, बुद्धिजीवी, प्रोफेसर ऑफ हिस्ट्री कहा जा रहा है सब जगह। मैं तो हैरान हूँ इस बात पे। शायद उनकी हिस्ट्री की नॉलेज शुरू हुई थी जनरल डायर के टाइम पे, उसके बाद वो सो गए और अभी जाग गए हैं जो अब कुछ बोलने लगे हैं। क्या वो स्लीपर सेल से जुड़े हुए थे कि अब किसी एंटी नेशनल ताकत ने बोल दिया कि जागो और एंटी नेशनल बात करो? ये चीज़ को ध्यान दे के इसके बारे में चर्चा होनी चाहिए। मैं हैरान हूँ इस पब्लिकेशन पे, ऑनलाइन पब्लिकेशन वायर पे, जिसने ऐसे घटिया बयान को, जिसको टोटली इग्नोर कर देना चाहिए, उसको इतना तूल दिया, उसे पब्लिश कर दिया। अगली बात मैं कहना चाहता हूँ एक सोल्जर के बारे में। एक मशहूर कहावत है, अ सोल्जर फाइट्स नॉट बिकॉज ही हेट्स व्हाट इज इन फ्रंट ऑफ हिम, ही फाइट्स बिकॉज ही रिस्पेक्ट्स व्हाट इज बिहाइंड हिम। You, me, the nation, and even guys like Mr. Partha Shastri or Mr. Parth Chakravarti, Chatterjee, whatever his name is. I don't even want to know what his name is. But the point is, if that is the ethic of a soldier, अगर soldier इसलिए लड़ाई करता है, तो आर्मी चीफ का ये मॉरल ड्यूटी हो जाता है और लीगल ड्यूटी हो जाता है कि ऐसे सोल्जर के मनोबल को ऊंचा रखना। और ये आर्मी चीफ है कौन? ये जग विदित है कि कश्मीर की हालत का अंदाज़ा गवर्नमेंट ऑफ द डे ने लगा लिया था कि आने वाले समय में क्या होने वाला है। एक पुराना फेल्ड पाकिस्तान का आर्मी चीफ रिटायर हो गया था, पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर कंट्रोवर्सी में फंसा हुआ था। जब भी ऐसे हालात पाकिस्तान में आते हैं तो वो कश्मीर मुद्दा उठाते हैं, और इस चीज़ को एंटिसिपेट करके आर्मी चीफ, एक ऐसे आर्मी चीफ की ज़रूरत थी जिसमें जो कश्मीर की हालत से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हो। जनरल विपिन रावत एक ऐसे जनरल हैं जिन्होंने काफ़ी समय अपना कश्मीर में गुजारा है जी, और उनको काफ़ी एक्सपीरियंस है। और जनरल विपिन रावत ही नहीं, कश्मीर की पूरी हायरार्की ब्रिगेडियर्स और जनरल्स की ऐसी है जो उन्होंने बहुत अच्छा काम कश्मीर में कर रखा है, बहुत एक्सपीरियंस है। तो ऐसे हालत में ऐसी स्टेटमेंट देना कंडेमनेबल तो शायद बहुत छोटा शब्द है, इससे भी बड़ा आपकी डिक्शनरी में हो तो कहना चाहिए उनको। ठीक है, हमारे साथ एक और बात ये कहना चाहूंगा जी कि ऐसे ओके जी, कंप्लीट कीजिए। नहीं आप हाँ, मैं ये कहना चाहता हूं कि ऐसे सूडो इंटेलेक्चुअल्स को, बुद्धिजीवी तो कहीं के नहीं है, हिस्टोरियन तो कहीं के भी नहीं लगते मुझे, इनको टोटली इग्नोर करना चाहिए। और इतने जो एस्टीम्ड पैनलिस्ट हैं, जो ये बीजेपी के कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, और मीडिया हाउसेस की जिम्मेवारी बनती है कि ऐसे आदमियों को बिल्कुल साइडलाइन कर देना चाहिए। ठीक है, हमारे साथ अमीक जमई भी हैं। अमीक, 4 राय हमने सुनी, चारों ही कहीं ना कहीं आहत है इस तरह का जब प्रहार देश के सेना प्रमुख के साथ होता है। आपका क्या टेक है इस पूरे मुद्दे पर? देखिए, मेरा अब तक आपने राजनीतिक जीवन में एक बहुत ही सीरियस, गंभीर एक दायित्व मैंने समझा है कि सेना के लोगों को, राजनीतिक दल के लोग जो है उनको इस्तेमाल करना, उनका क्रेडिट लेना ना करें। चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, करेगी आर्मी, मरेगी आर्मी, भूखी रहेगी आर्मी, दाल नहीं मिलेगी आर्मी को, गोली खाएगी आर्मी। क्रेडिट लेगा नागपुर बैठकर, क्रेडिट लेगा मोदी साहब लेंगे बैठकर, क्रेडिट लेगा कोई दूसरी पार्टी।
मैं इस चीज के बहुत ही सख्त खिलाफ हूं। नहीं तो अभी यहाँ पर बीजेपी कांग्रेस की हम बात नहीं कर रहे हैं। अमीक एक मिनट रुकिए, अभी हम बीजेपी कांग्रेस की क्रेडिट की बात नहीं कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं। मैं आ रहा हूं जहां तक पार्थ चटर्जी जी का सवाल है, मैं उनके बयान से अपने आप को बिल्कुल दूर करता हूं, जिसमें उन्होंने कहा कि जनरल डायर की तरह से उनका वो बन चुके हैं। मैं आज बहुत ही साफ इस देश के लोगों को कह देना चाहता हूं कि इस देश में जनरल डायर ना पैदा होगा और ना हिटलर पैदा होगा इस देश के अंदर, कोई सपना भी ना पाले। लेकिन साथ ही साथ कश्मीर, ये जो पूरा वाकया है, मुझे लगता है कि गंभीर चर्चा हो जाए आज। ये जो पूरा वाकया है, ये कश्मीर की पॉलिसी के फेल्योर का वाकया है। आप देखो, अगर आपको याद हो, मीडिया के साथी हमारे जनरल साहब, हमारे आर्मी के बड़े आदमी हैं, उनको याद होगा पिछले 10 साल में अगर आप उठा लो, हमने मिलिटेंसी को कंट्रोल करके जमहूरियत की तरफ लाने के लिए, डेमोक्रेसी की तरफ लाने के लिए पूरे कश्मीर को हमने गामजन किया। वहां पे वोटिंग होने लगे, वहां के लोग डेमोक्रेसी में शामिल होने लगे, वहां के नौजवान अपने आप को भारत से जोड़ने लगे, वहां के नौजवान IAS IPS होने लगे। इवन अभी का जो ये रिजल्ट आया है हमारा UPSC का, इसमें कितने कश्मीर के नौजवान हमारे देश से जुड़े हैं। ये दिखाता है कि वो हमारे भारत की जो पॉलिसी थी, जो पिछली सरकारों की पॉलिसी थी, जो हमारे आर्मी का एफर्ट था, वो कामयाब हुआ था। लेकिन साथ ही साथ आर्मी के जो हमारे ये चीफ साहब है, रावत साहब है, मैं इनको, जितना मैं आर्मी का, अब तक मैं, जनरल साहब खुद बताएंगे, आज तक मैंने आर्मी चीफ का ऐसा कोई निचला बयान जो आर्मी का जो पूरा वकार है उसको कम करता हो, मैंने आज तक ना पढ़ा है, ना मैंने आज तक देखा है, जिसमें आर्मी के चीफ ये कह रहे हो कि पत्थरबाजों को चाहिए कि वो गन उठा लें ताकि हमारा उनका आमना सामना साफ हो जाए। सवाल ये है कि क्या हमारी आर्मी हमारे देश के नागरिकों से, जिनको हम मेन स्ट्रीम में लाना चाहते हैं, नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं कहा। आर्मी सिविलियन, अमीक ये गलत पर्सपेक्टिव जा रही है बात की। उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि वो जो पत्थरबाज हैं वो हथियार उठा ले, उन्होंने ये नहीं कहा। उन्होंने ये कहा कि वो जब पत्थर से अगर हमको मारते हैं तो हम क्या करें, हम क्या हथियार चलाएं, वो सही होगा, और अगर वो हथियार उठाते हैं तब फिर हमको पता है क्या करना है। उन्होंने ये नहीं कहा कि जो पत्थरबाज है हथियार उठा ले। नहीं तो फारूक डार को, जिसको आपने जुलूस निकाला है वहां पर, भारत का जुलूस निकाला है पूरी दुनिया में आप लोगों ने। अमीक मुझे एक बात बताइए, अमीक मुझे एक बात बताइए, इस बार वोटिंग किया था हमारे देश के लिए। अमीक मुझे एक बात बताइए, वो वोटर था जी, ठीक है। आपने जो जुलूस निकाला है, आर्मी का जुलूस नहीं निकाला है, दिक्कत ये है ना, हमारे देश के लोकतंत्र का जुलूस निकाला है। अमीक दिक्कत यही है कि हम कश्मीर के तई, कश्मीरियों के तई कितने निर्दयी हैं। अमीक हम बहुत जल्दी ना, हमारी मुझे लगता है कि दिक्कत है इस पूरे देश में, अक्सर लोग बहुत जल्दी कंक्लूजन पर पहुंचते हैं। एक तस्वीर देखकर, एक फुटेज देखकर हम सबने मान लिया कि यहां तो मानवाधिकार का उल्लंघन हो गया। लेकिन मुझे एक बात बताइए कि अगर आप उन 12 जवानों में से एक होते, आर्मी नहीं है अमीक, ये भारत की आर्मी है, अमीक, ये भारत की आर्मी है, अमीक मेरी बात सुनिए, बनाया है आर्मी को। अमीक, अगर आप उन 12 लोगों में से एक होते जिनके खिलाफ 800 लोग पत्थर लेकर खड़े हैं, तो उस वक्त आपके पास ऑप्शन क्या होता, आप क्या करते? आपके पास इससे बेटर कोई तरीका था क्या? कह रहा हूं, जहां पर इतनी जबरदस्त मिलिटेंसी से हमने कश्मीर को स्टेबलाइज किया है, भाई साहब, ये करके क्या आप डिस्टेबलाइज करोगे? क्या उसको पटरी से उतरने दोगे? कश्मीरियों की कोई चिंता नहीं है। वहां पे आपको मालूम होना चाहिए कि नरेगा का पैसा 9 महीना, 10 महीना, 11 महीना लेट है। मेरे सवाल का जवाब भी दे दीजिए। आज तक उसका पूरा पैसा नहीं पहुंचा है। अमीक, मेरे सवाल का जवाब भी दे दीजिए। अगर उन 12 जवानों में से एक आप होते और आपके सामने 800 लोगों की भीड़ पत्थर लेकर आपको मारने पर आमादा होती, तो आप क्या करते? ये बहुत आसान है कहना कि जो हुआ गलत हुआ, तो सही क्या है? मुझे आप ये बताइए, मैं इस वक्त लखनऊ, मैं अपने गिरे घर उत्तर प्रदेश लखनऊ में हूं। मेरे पूरे प्रदेश में ये जो हमारे लवली IPS ऑफिसर थे सहारनपुर में, उनके घर पे जानलेवा हमला हुआ। पूरे उत्तर प्रदेश में पुलिस को पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है। क्या हमारी पुलिस बंदूक से, चाहे भले ही भाई भाजपा RSS के लोग हों, लेकिन क्या हमारी पुलिस उनको गोली मारेगी? देखिए, जहां पर भी गलत होगा वो गलत है। हम किसी और बात की भी हिमायत नहीं कर रहे हैं। आप सीधे मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? अमीक, आप मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? गोली मारेंगे? ये जवाब इतना मुश्किल क्यों है? ना गोली मारेंगे। आपने कश्मीरियत की बात की, आपने वहां के लोगों को बचाने की बात की। क्या मेजर गोगोई ने ये तरीका निकाल कर क्या वहां के लोगों की जान नहीं बचाई? को गोली मारने में कितना खून पी के, है ना, मैं और आप खून पी के कितना हम लोग, हमारी प्यास बुझ जाएगी हमारे अपने देश के लोगों से। चलिए, शायद सुदेश जी इस पे कुछ कहना चाह रहे हैं।
जी, मैं तो बहुत देर से कहना चाह रहा हूँ, इनके बकवास को सुन रहा हूँ तब से। ठीक है, आप ये बताइए, कश्मीर के बारे में ये क्रिटिसाइज कर रहे हैं और उसके बाद इन्होंने जो भी एग्जाम्पल्स दिए वो एग्जाम्पल्स पॉजिटिव हैं। यूपीएससी में लोग जा रहे हैं तो हमारे रेजिम में जा रहे हैं। हमने 80,000 करोड़ का पैकेज दिया है जो पहले कभी नहीं मिला था। हमने डेवलपमेंट शुरुआत की है जो पहले कभी नहीं हुआ था। ये इनको नहीं दिखेगा क्योंकि ये तो जब चाइना ने आक्रमण किया था भारत में तो चाइना के साथ खड़े थे। इनकी तो बात ही मत करिए आप। ये तो नेशनलिस्ट कभी थे ही नहीं। इनको आर्मी से कोई मतलब नहीं है। लेकिन आपने आर्मी पर जो प्रश्न चिन्ह उठाए हैं, आपको पता होना चाहिए नरेश जी, आर्मी क्या है? आज सोवरेनिटी किसके पास है? इलेक्टेड सरकार के पास है। आज है आम आदमी की सोवरेन गवर्नमेंट नरेंद्र मोदी की सरकार है। आर्मी सरकार से अलग नहीं है। अगर आर्मी का श्रेय इंदिरा गांधी को मिलता है तो आप ताली बजाते हैं, तो उस आर्मी का सेना अगर कुछ करती है तो नरेंद्र मोदी जी को मिलेगा। यहाँ पर माथुर साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं, मांगने की जरूरत नहीं सुदेश जी। अगर आपको दिक्कत लगता है तो लोगों से वोट मांगिए। सुदेश जी, फ्लैग बनाए। शहनवाज में आपके पास भी आऊंगा, पहले माथुर साहब के पास जाऊंगा। प्रकाश कांत जी ने बोला है स्टेटमेंट कि जनरल रावत जो है मोदी की भाषा बोल रहे हैं, तो किसकी भाषा बोलेंगे? चलिए सुदेश जी, 1 मिनट रुकिए। आर्मी पर सवाल उठा रहे हैं तो उन्हीं से बात करते हैं जो आर्मी को बहुत अच्छे से जानते हैं, जिन्होंने काम किया आर्मी के लिए। माथुर साहब, आप क्या कहना चाह रहे हैं आर्मी को जब वो ये कह रहे हैं कि जो किया गया गोगोई ने जो किया वो गलत था, इसीलिए आलोचना हो रही है, और सेना ने जो किया कश्मीर में वो गलत किया? हाँ जी, अमीक साहब, थोड़ा शांति से एनालाइज करना आपका हक है, पर जिस भाषा का आप उपयोग कर रहे हैं वो शायद ठीक नहीं है ऐसे डिस्कशन में। पहली बात तो आप जनरल विपिन रावत के बयान को बहुत तोड़ मरोड़ के पेश कर रहे हैं। वो ऐसे नहीं कहते कि उठा लो गन उठा के सामने आ जाओ, हम आपको मार देंगे। आर्मी चीफ ने जब कश्मीर में फ्लड आए थे तो आर्मी चीफ की इंस्टीट्यूशन ने ये बात कही थी कि मेरा एक एक जवान खड़ा रहेगा और बैरक्स में जब जाएगा जब सारे कश्मीर के लोग सुरक्षित अपने घरों में पहुंच जाएंगे। वो बात आपको याद नहीं है? आर्मी करती है पूरे भारत में। हम पूरी बात सुन लीजिए। अरे सुन लीजिए भाई साहब, मैंने भी आधी जिंदगी कश्मीर और कश्मीर जैसे इलाकों में बताई। हाँ, बता रहे हैं। ये कहना कि आर्मी चीफ मोदी जी की भाषा, सुन लीजिए। कोई, अरे साहब सुनिए, परिवार की बात नहीं हो रही है, एक शांतिपूर्ण डिस्कशन हो रही है मुल्क बचाने के लिए। आप सुन तो लीजिए, माथुर साहब कुछ कह रहे हैं, थोड़ा शांति से सुन तो लीजिए। आप सुन तो लीजिए। वो प्रोटेस्ट करते हैं तो उनको निकाल देते हो। बात सुन। अमीक, आपसे गुजारिश है तो बात सुनिए, और जो बात हो रही है उस पर्सपेक्टिव में बात। मोदी जी का बात ही मानेगी ना आर्मी? ये भी समझ में नहीं आता। बोलिए, आप टीवी चैनल पर भाषण। ठीक है सुदेश जी, 1 मिनट के बाद अपनी बात कंप्लीट करें एक बार। आप लोग थोड़ा सा माथुर साहब को बोलने दीजिए। ये कहना कि आर्मी चीफ मोदी जी की भाषा बोल रहे हैं बड़ा अटपटा बयान है। आर्मी जो भी गवर्नमेंट ऑफ द डे है उसका आखिरी वेपन है। जो गवर्नमेंट उनको डायरेक्ट करेगी, आर्मी उसकी बात करेगी, चाहे वो आपकी सरकार हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे किसी की हो। ये देश का एक आखिरी वेपन है और एंटी नेशनल एलिमेंट्स और दुश्मनों को आर्मी से डरना है। यही बात चीफ ने कही है। इसमें कोई मोदी की भाषा या आपकी भाषा या कांग्रेस की किसी की भी भाषा नहीं है। ठीक है, आर्मी इस तरह से काम नहीं करती है। ये प्लीज आप अपने शब्द, इस तरह के शब्द मत इस्तेमाल कीजिएगा। सबसे बात इंपॉर्टेंट ये है कि कश्मीर की लड़ाई ब्लैक और व्हाइट नहीं है। कश्मीर की लड़ाई प्रॉक्सी वॉर है और ज्यादातर ये ग्रे एरिया में करी जाती है। वहां पर मैन ऑन द स्पॉट डिसाइड करता है कि उसे क्या एक्शन लेना है। उस हालात में मैन ऑन द स्पॉट ने डिसाइड किया कि मैंने ये एक्शन लेना है। अगर वो चुपचाप बैठ जाता उसके परिणाम और होने थे। जो डेमोक्रेसी को बचाने के लिए इलेक्शन ड्यूटी पे आदमी थे, उनके क्या हश्र होता ये आप जान सकते हैं। जी। आर्मी चीफ ने यही कहा है कि मैं चाहता हूं कि हमारे जूनियर लीडर्स एक्शन लें, वहां पर एकदम से बैठ ना जाएं स्तब्ध होके कि ये क्या हो गया। उन्होंने ये भी कहा है कि मैं नहीं कुछ चाहता कि मैं उनको ये कहूं कि मैं आपके लिए कॉफिन लेके बैठा हूं। उन्होंने उनको एम्पावर करने की बात कही है कि आप डिसीजन लें पर इनएक्शन ना करें, और इसीलिए ये जो बात है उन्होंने आगे बढ़ाई है। उनका ये मतलब कोई और अभद्र भाषा या ये कहना कि कश्मीर के लोग को गोलियों से उनका सामना करो, ऐसी कोई बात नहीं उन्होंने कही है। ठीक है, और साथ ही ये भी इंपॉर्टेंट है कि अगर गोगोई का सम्मान हुआ तो इसलिए हुआ है
कि उन्होंने बिना कोई हिंसात्मक रास्ता अपनाए, बिना किसी पर गोली चलाए अपने जवानों को भी बचा लिया और किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ, इसलिए उनका सम्मान भी किया गया है। आप सभी लोग हमारे साथ बने रहिए, एक छोटा सा ब्रेक लेके फिर से लौटते हैं। तो देश देख रहा है कि कैसे एक इतिहासकार सेनाध्यक्ष को जनरल डायर की संज्ञा देते हैं। लोगों में गुस्सा भी है, लेकिन एक पक्ष वो भी है जो इस बात को सही ठहरा रहे हैं। इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है कि जो सेना हमारी सुरक्षा में लगी है उसके सेनाध्यक्ष को आप कुछ भी कह देंगे और इतिहास के सबसे क्रूर व्यक्ति से उसकी तुलना करेंगे, वो भी एक ऐसी घटना के लिए जिसके लिए शाबाशी होनी चाहिए थी। खैर आभा जी, सवाल मेरा आपसे एक ये है कि इस आर्टिकल में पार्थो चटर्जी ने एक बात और कही, ये कहती है फारूक अहमद दार हु वाज पासिंग बाय ऑन हिज मोटर बाइक, यानी फारूक अहमद दार जिसको बांधा गया था वो मोटर बाइक से वहां से गुजर रहा था। सवाल मेरा ये है कि जो सेना है उसका पक्ष ये है कि पत्थरबाजों में शामिल था फारूक अहमद दार, तो पार्थ चटर्जी को कैसे पता चला कि वो मोटर बाइक से बस यूं ही गुजर रहा था? क्या कोई एजेंडा है? ये आखिर ये हो क्या रहा है? देखिए, एजेंडा तो डेफिनेटली है। इनफैक्ट मैं तो यहाँ तक कहूँगी कि जिस वेबसाइट पे ये आर्टिकल छपा है, अगर आप उसको ध्यान से पढ़ेंगे तो उस वेबसाइट का भी एक एजेंडा है, एक विचारधारा है जिसको लगातार वो लेके चलती है। कुछ दिन पहले इसी वेबसाइट के जो एडिटर इन चीफ है उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था जिसमें कुलभूषण जाधव को उन्होंने इस इंसिडेंट में जो फारूक अहमद दार है उसके साथ इक्वेट किया था, उसके साथ उसकी तुलना की थी। तो विचारधारा तो ये वाला वेबसाइट भी लेके चल रहा है, ये जो राइटर हैं ये भी लेके चल रहे हैं। एंड वेरी अनफॉर्चुनेटली हमारे पैनल में बैठे अमीक जी जो हैं वो भी इसी विचारधारा को लेके चल रहे हैं, जिसको लगातार वो बढ़ा रहे हैं। ये विचारधारा ये कहती है कि आपने क्योंकि सरकार को गाली देनी है इसलिए आप किसी भी चीज को गाली देंगे कुल मिलाकर। चलिए शहजाद के पास चलते हैं, काफी देर से कुछ भारत एक विचारधारा है। आप नहीं, मेरी बात एक इसमें आप कहने दीजिए कि जिन लोगों ने इस तरह की बात कही है उन लोगों ने कभी उस चीज की चर्चा की कि भारतीय आर्मी वहां पे किस तरह के काम करती है? ऑपरेशन सद्भावना के बारे में कभी इन लोगों ने लिखा? नहीं। अब आपने बोला, हमने सुना, मैंने बीच में इंटरप्ट नहीं किया और कृपया मुझे इंटरप्ट नहीं करेंगे। कभी आपने ऑपरेशन सद्भावना के बारे में बात की? इंडियन आर्मी के वहां पे स्कूल चलते हैं, 15,000 से ज्यादा बच्चों वहां पे पढ़ते हैं। जो कश्मीरी अवाम की आप बात करते हैं, जिसमें आप कहना चाहते हैं कि कश्मीरी अवाम आजादी मांगता है, वही कश्मीरी अवाम जिसको कहते हैं लाइन लगा के खड़ा होता है इंडियन आर्मी के स्कूल में अपने बच्चों को दाखिला कराने के लिए। एक्सक्यूज मी, वहाँ का आवाम आपके साथ नहीं है, आपकी सबसे बड़ी समस्या वही है। आप कृपया मुझे बोलने दीजिए, आप लगातार बीच में इंटरप्ट कर रहे हैं। आपको तो पैनल में कैसे रहना चाहिए उस चीज की भी सलीका नहीं आता है। अमीक जी बोलने दीजिए, अमीक जी बोलने दीजिए, आपको पर्याप्त समय दिया गया। आपने वीडियो की बात कर दी, आपने गोगोई वाला इंसिडेंट ले लिया, आपने फारूक अहमद दार वाला इंसिडेंट ले लिया, आपने सीआरपीएफ का इंसिडेंट लिया। वो हमारे सैनिक जिन्होंने कुछ नहीं बोला उनके ऊपर लाते घुसे बरसाए गए, चुपचाप वो डिसिप्लिन के साथ निकल के आपने उनके बारे में बात की। आपने तो इतना सलीका नहीं है सर कि आप एक पैनलिस्ट आपका बोल रहा है तो आप उसके बीच में ना बोले। देश में सैकड़ों पत्रकार उनके सामने। आप किस लिए चिल्ला रहे हैं सर? आप जब बोले तो हम सबने सुना ना। आप सुन भी तो सकते हैं या सिर्फ आप बोल सकते हैं? ये क्या है? ये कौन सी विचारधारा है? दूसरा कोई आपकी विचारधारा का विरोध भी कर सकता है, उसमें भी आपको अमीक एक मिनट, अमीक भारतीय सेना के एक व्यक्ति को, आपका क्या एजेंडा भाई? भारतीय सेना की चीफ को आप इस तरह से इक्वेट कर देते हैं, उसके ऊपर से आप अपनी बात को कहते रहेंगे और दूसरे को बोलने नहीं देंगे। मतलब किस तरह की विचारधारा है? एजेंडा तो आपका सर क्लियर हो रहा है। तो चलो आभा जी एक मिनट रुकिए, क्लियर हो रहा है कि आभा जी एक मिनट रुकिए, आप आभा जी एक मिनट रुकिए। पॉलिटिक्स को लेकर आ रहे हैं, आप लगातार पॉलिटिक्स को लेकर आ रहे हैं और उसके अलावा कोई बात ही नहीं हो रही इस पूरे चर्चा में। आभा जी हो रही है, भारतीय सेना की बात। आभा जी एक मिनट आप प्लीज रुकिए, आभा जी आप एक मिनट रुकिए। अमीक आपसे मेरी गुजारिश है। आभा जी को मैं एक बात बता दूं, अमीक नहीं आप मत बताइए, अमीक मत बताइए, जब आपके पास आऊंगा तब आप बताइएगा। अभी आप थोड़ा सा वेट कीजिए अपनी टर्न का। कश्मीर में आतंकवाद में जो पहला सेक्रेटरी, एक बात जो समझ में नहीं आती है अमीक, एक बात समझ में नहीं आती कि आप लोग इतना ऐसा माइंडसेट लेकर क्यों बैठते हैं कि बात यहाँ पर सेना की हो रही है, बात पार्थो चटर्जी की हो रही है, आप फिर घुमा फिरा के वही बीजेपी वही कांग्रेस, ये क्यों हो रहा है बार बार? दो राज्यों में सरकार, आप कह रहे हो ये विचारधारा वो विचारधारा। अरे एलियन है क्या हम लोग? अपना
क्या आपकी डिक्शनरी में भारतीयता बोल के कोई शब्द है क्या? आपको ये नहीं लगता कि देश की सेना के प्रति हमारा भी कोई कर्तव्य बनता है? एजेंडा का क्या है, ये आप ही का क्वेश्चन था। चलिए आभा जी, एक मिनट, अब आप रुकिए, अमीक आप भी रुकिए। शहजाद बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। शहजाद, आप कहिए अपनी बात, और अमीक से रिक्वेस्ट आप प्लीज सुनिएगा शहजाद क्या कह रहे हैं। देखिए बात आज हो रही है हमारे भारत के सेना के मनोबल की। पार्था चैटर्जी क्या कहते हैं, उनकी बातों को कितना तवज्जो दिया जाना चाहिए, उसका निश्चित रूप से हर एक जो व्यक्ति कुछ कहता है उसके आर्मी के मनोबल पे असर पड़ता है। पर इससे गंभीर सवाल ये होता है कि अब हम लोग गोगोई जी की बात कर रहे हैं। गोगोई जी ने सही किया गलत किया, इसके ऊपर एक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी आर्मी की बैठी हुई है। पर भाजपा और पीडीपी की जो कश्मीर की सरकार है, जम्मू कश्मीर की सरकार, वहाँ पे उन्होंने भी एक एफआईआर की है। मैं अपनी सरकार से ये पूछना चाहता हूँ, अगर आप समझते हैं कि गोगोई साहब का जो एक्शन है बिल्कुल सही है और भाजपा के लोग आके उसको डिफेंड कर रहे हैं, तो आपके आईजीपी मुनीर अहमद खान क्यों कहते हैं कि एफआईआर तो है और वो एफआईआर रहेगी? तो या तो आप, इससे तो बहुत ज़्यादा मनोबल गिरा होगा आर्मी का। पार्था चैटर्जी ने तो सिर्फ एक बयान दिया है और वो बयान निश्चित ही निंदनीय है। पर आप सोचिए कि वहां पे भाजपा की सरकार ने एफआईआर की है गोगोई साहब पे, रक्षा विशेषज्ञ है, बाकी लोग भी है, इससे क्या मनोबल पे आघात नहीं हुआ? जब मनदीप सिंह की विधवा को हरियाणा में पूछा जाता है कि आप अपने देवर से शादी कर रही हो, अगर नहीं कर रही हो तब आपको नौकरी दी जाएगी, तो इससे क्या आर्मी के मनोबल पे आघात नहीं होता? जब 62 के युद्ध में हमारे आर्मी जो चाइना के खिलाफ उनकी जो हम डिस्कशन को इसी मुद्दे पर रखते हैं। सुदेश जी, आप बताएंगे कि मेजर गोगोई के खिलाफ जिस एफआईआर की बात कर रहे हैं उसमें क्या मनोबल पे ठेस नहीं पहुंची? उसका क्या सच है? सुदेश जी, उस एफआईआर पर बताइए। नरेश जी अच्छा लगता है जब शाहजाद साहब जो है ना, शाहजाद पूनावाला जी कांग्रेस को रिप्रेजेंट करके आते हैं, क्योंकि ये लोग जितना बोलते हैं उतना ही जनता का जो गुस्सा है ना इन पर और बढ़ता होगा। क्योंकि बात हो रही है सिंपल सा कि आपने हमारे आर्मी चीफ के बारे में अपशब्द कहे, इंसल्टिंग स्टेटमेंट्स यूज़ किए, उसके माफ़ी के सिवा कोई चारा नहीं है। आप हमारे बारे में जानना चाहते हैं, अरे हम लोग तो राष्ट्रभक्त जाने ही जाते हैं, हमारी राष्ट्रभक्ति आपसे नहीं देखी जाती। सेना हमारे लिए सर्वोपरि है, सेना के ऊपर कोई भी उंगली उठाएगा तो हम उससे नहीं छोड़ेंगे। तो एफआईआर हमारा कार्यकर्ता इसी को जानता है। एफआईआर कुछ नहीं बताता, एफआईआर कुछ नहीं बताता। एफआईआर से क्या होता है? एफआईआर तो इंसिडेंट के बारे में है, उस इंसिडेंट के बाद ही उसको दिया गया ना अवार्ड। हम उसके साथ हैं, हम मेजर गोगोई के साथ हैं। मेजर गोगोई ने जो किया सही किया। आप एफआईआर आपको कंडेम करना चाहिए अपने मणिशंकर अय्यर को कि जाके हुर्रियत के साथ गुफ्तगू कर रहे थे। क्या कर रहे थे? पाकिस्तानी समर्थकों के साथ क्या बात कर रहे थे? छोड़ो, महबूबा मुफ्ती आपका भी हाथ है क्या कहीं ना कहीं वहां पर? उसके बारे में आप जाके पाकिस्तान में साजिश करते हैं कि कैसे मोदी जी को हटाया जाए, कैसे कांग्रेस को लाया जाए, हिंदुस्तान पाकिस्तान में रिश्ते सही करे। अरे आपको तो बहुत देना इस देश को, बहुत एक्सप्लेनेशन देना है इस देश को आपको। चुनाव होने दिया, आप ये सब करके बच नहीं सकते। लेफ्टिस्ट तो कॉर्नर है, लेफ्टिस्ट का वजूद ही नहीं है, इनके बारे में कौन पूछता है? की बात कर रहे हैं आप? मारे जाने पर ईद मनाते हैं, आपको समझ ऐसे लोग, मैंने बताया ना कि एफआईआर का कोई मतलब नहीं है। एफआईआर के इंसिडेंट के बारे में आपके खुद के जो आचार विचार है वो जरा बताइए लोगों को। चलिए ठीक है सुदेश जी, अरे एफआईआर तो पहले हुई इंसिडेंट के बारे में। देखिए सिंपल सा सवाल के बारे में एफआईआर होता है। एफआईआर से क्या होता है? सुदेश जी, एफआईआर से गिल्ट साबित होता है क्या? कुछ नहीं होता तो वापस ले लीजिए ना। गिल्ट साबित होता है क्या? कुछ नहीं होता वापस ले लीजिए ना देश में। मनोबल गिरता है हमारी। क्या बात कर रहे हैं? आर्मी का मनोबल गिरता है देश को। आप मनोबल गिरा रहे हो हमारी आर्मी का। आर्मी के खिलाफ एफआईआर कर रहे हो। इतना बड़ा देश मुंह बंद रखिए, मनोबल सही रहेगा। सुदेश जी, आप मुंह बंद रखिए, मनोबल सही रहेगा। सुदेश जी, आप जवाब दीजिए। क्रिटिसाइज करिए सुदेश जी, बहुत हो गया, बहुत हो गया। कौन क्या बोलता है? पार्टियों के बीच की लड़ाई बहुत हुई। सुदेश जी जवाब दीजिए ना प्लीज। सुदेश जी जवाब दीजिए। इतना एक तरफ आप सम्मान करते हैं, एक तरफ एफआईआर करते हैं। एफआईआर से क्या होता है? एफआईआर क्या है? एफआईआर का मतलब क्या होता है? शिकायत है ना। एफआईआर का मतलब होता है फर्स्ट इंसिडेंट रिपोर्ट। अगर इंसिडेंट हुआ तो रिपोर्ट किया गया। एफआईआर से कोई गिल्ट साबित होता है क्या? चलिए ठीक है माथुर साहब, मैं एक बार आपके पास आऊंगा। इज्जत दिया, हम उसके साथ हैं, मेजर गोगोई के साथ। फॉर्म तो आती नहीं है, क्या बात है? एफआईआर फर्स्ट आप तो ऐसे कर रहे हैं कि एफआईआर हो गया तो इन्वेस्टिगेशन का पहला हो गया।
इंसिडेंट चलिए नहीं ठीक होता है, हो। आप सभी से गुजारिश है एक बार आप थोड़ा सा शांत रहिए। माथुर साहब मैं आपके पास आऊंगा क्योंकि इस पूरे मुद्दे में एक गंभीर सवाल और खड़ा हो गया है। एफआईआर होना चाहिए। सवाल ये है, कांग्रेस के पैरवी के बिना मेजर गोगोई ने जो किया, आपके सरकार में आपकी पैरवी उसकी के बिना सराहना भी बहुत हुई है, आलोचना भी बहुत हुई है, लेकिन लगता है कि उन परिस्थितियों में शायद उससे बेटर कोई ऑप्शन उनके पास नहीं रहा होगा जहां पे बिना किसी का खून बहाए कैसे अपने जवानों की रक्षा की जा सकती थी। वहां पर उस स्थिति को वही जज कर सकते हैं। हमें यहां पर बैठ के न उन्हें कोई सलाह देनी चाहिए न कोई ज्ञान देना चाहिए। मुझे लगता है कि उस वक्त उनको जो करना था उन्होंने किया। लेकिन जब हम सम्मान करते हैं तो क्या हम देश की पूरी सेना को ये मैसेज दे रहे होते हैं कि अगली बार जब भी ऐसी कोई परिस्थिति आती है आपको पूरी इजाजत है, आप फिर से ह्यूमन शील्ड बनाइए? क्या हम ये मैसेज दे रहे होते हैं और क्या ये अच्छा होगा? ये क्या मानते हैं इस पर? सबसे पहले तो मैं आर्मी के मनोबल की बात बहुत होती है, उसके बारे में एक बात साफ कर देना चाहता हूं। आर्मी वाले भी इंसान हैं, मोराल कभी ऊपर नीचे होता है, लेकिन आर्मी वालों का मनोबल कोई छुई मुई नहीं है कि अमीर साहब ने कुछ बोल दिया तो मोराल डाउन हो गया। एक मिनट सुन लीजिए मेरी बात, या पार्थ साहब ने कुछ कह दिया तो मोराल डाउन हो गया। आर्मी वालों का मनोबल डाउन जब होता है जब उनका चीफ ये कह दे कि मुझे नहीं मालूम क्या करना है, आप हो वहां पे देख लेना। चीफ ने ऐसा नहीं कहा, आर्मी वालों का मोराल डाउन नहीं हुआ। चीफ ने बड़ा स्पष्ट मैसेज दिया है आर्मी के मनोबल जो चीज करी है कि आप यू आर द मैन ऑन द स्पॉट, जो आप रिस्पेक्ट, जो आप डिसीजन लेंगे मैं उसको बैक करूंगा, उससे आर्मी का मनोबल ऊंचा रहेगा। बाकी ये छोटी मोटी चीजें, ये जो एफआईआर, जो कई बार एफआईआर लॉन्च होती है, ये लोकल प्रेशर्स से काम हो रहा है, कर रहे हैं लोग। अथॉरिटीज को भी कभी कभी लोकल प्रेशर्स के उस पर कम करना पड़ता है। आपको याद नहीं है कि जब ये सरकार फॉर्म हुई थी तो मुफ्ती मोहम्मद साहब ने सबसे पहले लोकल प्रेशर के तहत मिलिटेंट्स को थैंक यू बोला था कि जी आपके बदौलत इलेक्शन ठीक हो गए हैं, पर इससे आर्मी का मनोबल ऊपर नीचे नहीं होता। मैंने स्पष्ट कर दी है बात। अब बात है मेजर गोगोई की, वही मैं कहना चाहता हूं, जो मैन ऑन द स्पॉट है वो क्या सिचुएशन फेस कर रहा है, वो उस पे उसने क्या टैक्टिक्स अडॉप्ट करनी है, ये हम स्टूडियो में बैठ के या अपने घर में बैठ के, क्लब में बैठ के नहीं डिसाइड कर सकते। और ये बात कहकर ही मैंने सवाल रखा। हाँ बिल्कुल, इस बात को जी जी। अब क्या है, क्या सही है, क्या गलत है, जो सही लगा वो उन्होंने सही किया, और उसका अंत क्या हुआ? क्या अंत में सब कुछ ठीक नहीं हुआ? अगर अंत में सबकी जान बच गई, अंत में कोई नुकसान नहीं हुआ, तो हम उस डिसीजन को, ठीक है माथुर साहब अपनी बात कर, तो फिर उस डिसीजन को हम कैसे क्रिटिसाइज कर सकते हैं कि गलत था? ठीक है अमित जी, मैं यही कह रहा हूं कि जब अंत उस जो उन्होंने डिसीजन लिया उसका पूरा फायदा हुआ, उससे किसी का नुकसान नहीं हुआ, ठीक है, तो उसको हम कैसे यहां बैठ के स्टूडियो में क्रिटिसाइज कर सकते हैं? ठीक है, नहीं हम उस दिन की घटनाओं को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, आप इस पे बहुत क्लियर हमारा स्टैंड है, इस पे उस मामले को हम क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम ये मान रहे हैं कि बहुत ही बेहतर एक रास्ता उन्होंने निकाल लिया। खराब और बहुत खराब में से जो चुनना था उन्होंने खराब चुना। उसकी आलोचना इसलिए जरूर हो सकती है कि मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ, लेकिन एक स्टोन पेल्टर के साथ एक अहिंसात्मक रास्ते से कैसे उन्होंने खुद को भी बचा लिया और एक मैसेज भी दे दिया जो स्टोन पेल्टर्स हैं उनको। खैर अमीक जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं मेजर साहब ने जो बात कही है मैं इनका बहुत ही सम्मान करता हूं, इतनी अच्छी बात कही है, मेरे दिल की बात इन्होंने कह दी है। मैं मेजर साहब से सिर्फ ये पूछना चाहता हूं कि जरा आप लोग आर्मी के लोग ये भी जरा बता दो कि आपने एक बात तो कंफर्म कर दी कि हर छोटी बात पे अगर दाल नहीं मिल रही है, खाना नहीं मिल रहा है, मीडिया ने सवाल पूछा तो भाजपा आरएसएस के लोग कहेंगे भाई साहब आर्मी का मोरल, हर बात में ये लोग मोरल डाउन कराते हैं। बहुत आपका उपकार आपने किया है कि आपने इन लोगों को भी एक मैसेज दे दिया भाजपा आरएसएस को कि भाई साहब आर्मी को इतना छोटा मत समझो आप। दूसरी बात, आप सरहदों पे लड़ते हो, आप जान देते हो, आप गोलियां खाते हो, इससे पहले भी 20-25 सर्जिकल स्ट्राइक होती रही हैं। आज तक हम लोगों ने कभी ये नहीं देखा कि टेलीविजन वाले आर्मी का प्रवक्ता बनके कहीं अपना उसका क्रेडिट ले रहे हो। जरा आप ये बताइए कि क्या राजनीतिक दलों को आर्मी की जो मेहनत है या आर्मी की जो इंडिपेंडेंस है उसमें हस्तक्षेप करना चाहिए? ये मिक, आपका सवाल किससे है? मैं मेजर साहब से मेरा सवाल है, ब्रिगेडियर क्या आर्मी के ऊपर राजनीतिक दबाव जो कंटिन्यूअस बनाने का एफर्ट चल रहा है ये ठीक बात है? नहीं अमीक, लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा एक कॉन्ट्राडिक्शन है ना।
एक तरफ तो आप कह रहे हैं पार्थो ने जो कहा उसको आप सपोर्ट कर रहे हैं, वहां की स्थिति पर आप कह रहे हैं कि बहुत गलत गोगोई ने किया, उसके बाद आप सेना पर दबाव कैसे बन रहा है उस पर भी बात कर रहे हैं। आपकी दोनों बातों में और सवालों में कॉन्ट्रडिक्शन है थोड़ा सा। ब्रिगेडियर साहब। नहीं, मैं पार्थो साहब ने जनरल डायर की बात कही, मैंने उसको इंडोर्स नहीं किया। हमने कहा इस देश के अंदर कोई भी हिटलर और डायर बनने की हिमाकत न करे, भारत के लोग निपट लेंगे आसानी से किसी से भी जो है। दूसरी बात मैंने ये सिर्फ कही कि गोगोई साहब की बात अभी चलिए, उस डिबेट को अलग कर दीजिए। आपकी आर्मी की मेहनत को आज एक राजनीतिक दल हर बात में क्रेडिट लेता है। कंडेम करिए पहले इस स्टेटमेंट को, भूखे प्यासे ये बोलना काफी नहीं है। कंडेम करिए इस स्टेटमेंट को। मैंने कंडेम किया है, लेकिन नहीं, लेकिन जो डार वो नौजवान था, मेरा भी जवाब सुन उसके बारे में बहुत सारी रिपोर्ट आई हैं कि वो नौजवान पत्थरबाजों में शामिल नहीं था। वो नौजवान उसने इस बार आप ही लोगों आर्मी की ही मदद से वो डेमोक्रेसी में शामिल हुआ था। आपकी बात सही है और मेजर गोगोई की बात गलत है, आप ये बोल रहे हैं। मेजर आर्मी का मेजर जो है फील्ड में वो बोल रहा है वो गलत है, और आप बैठ के टेलीविजन में जो बोल रहे हैं वो सही है। आप ये मत बोल रहे हैं। पूरी दुनिया में बेइज्जती हुई है। अमीक मुझे एक बात भाई साहब, आर्मी का मेजर जो एक्शन में था उसने बोला है, उसकी बात सही है। अमीक मुझे एक बात बताइए, अगर हम अपने देश की सेना की बात का यकीन नहीं करेंगे, जब आर्मी के मेजर सही बोल रहे हैं तो कंडेम करता हूं। गोगोई साहब ने जो किया है, पूरे दुनिया में हमारी आर्मी का वकार झुका है। अमीक जी एक बात बताइए, स्टेटमेंट को बचाइए, उसे मासूम बता रहे हैं आपको, आप फारूक अहमद दार को मासूम मान रहे हैं। आपको बोलना क्या है? सुदेश जी एक मिनट रुकिए, सिर्फ बीजेपी का क्रिटिसाइज करना चाहते हैं। सुदेश जी एक मिनट रुकिए, बोलने के तर्तीब बैठ जाइए बस। सुदेश जी, अमीक भाई आप फारूक अहमद दार को इनोसेंट मान रहे हैं, इसका मतलब है सेना का जो स्टेटमेंट है, सेना की जो बात है उस पर आप यकीन नहीं कर रहे हैं। अगर देश की सेना पर आप लोग यकीन नहीं करेंगे तो फिर हमको पाकिस्तान की जरूरत क्या है? इसीलिए बात कही जा रही है कि सेना को पॉलिटिसाइज करने की जरूरत नहीं है। सेना को ये दिल्ली वालों से अपने आप को दूर रखना चाहिए। बिल्कुल मानते हैं, कौन कर रहा है? सेना को इनकी लाइन पर नहीं चलना चाहिए, सेना को इंडिपेंडेंट तरीके से काम करना चाहिए। बिल्कुल, मैं कह तो रहा हूं, इंडिपेंडेंट बॉडी है। रोजाना कितने एनकाउंटर होते हैं, कब कौन सवाल उठाता है? हमारे जवान शहीद होते हैं, कौन सवाल उठाता है? इससे ज्यादा इंडिपेंडेंस क्या होगी हमें कि खुद सेना प्रमुख ने कह दिया कि स्पॉट पर जो जवान हो वो खुद तय करें। ब्रिगेडियर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? जी जी, आपका सवाल ये है कि क्रेडिट लेने और लेने की बात है। आज तक हमने आर्मी चीफ का कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं देखा है। जी, इसलिए मुझे बहुत अलग लग रहा है। ठीक है अमीक, ब्रिगेडियर साहब आप बोलिए। जी, मुझे हैरानी हो रही है। जी, मैं आर्मी काम करती है जो गवर्नमेंट उसे ऑर्डर देती है। जितने भी सक्सेसफुल ऑपरेशंस होते हैं ना, आर्मी टेलीविजन पे आके अपना उसका क्रेडिट लेती है, चुपचाप अपना काम जो उसे डायरेक्शन मिलता है उसके हिसाब से काम करती है। अब उसके बाद कौन क्रेडिट ले रहा है, कौन डिस्क्रेडिट कर रहा है, मैं इस विषय में नहीं जाता और ना ही जाना चाहूँगा। आर्मी का काम है, जो उसे दिशा दी है या जो डायरेक्शन गवर्नमेंट ने दिया है वो उस पर काम करती रहेगी। और कोई क्रेडिट ले ना ले, उससे उसके काम पर कभी भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इससे ज़्यादा मेरे लिए कुछ कहना, एक पॉलिटिकल पार्टी या दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में कुछ कहना, ये उचित नहीं होगा। ये आपका मसला है, आप सुलझाइए। आर्मी को सिर्फ देश की, गवर्नमेंट ऑफ द डे की और सभी पॉलिटिकल पार्टीज की एक सपोर्ट है, क्योंकि टेक्नोलॉजिकली दुनिया एडवांस कर रही है। आर्मी को भी सशक्त बनाए रखिए, उनको मॉडर्न वेपनरी, उनको मॉडर्न टेक्नोलॉजी प्रदान करने में गवर्नमेंट मदद करे और बाकी पॉलिटिकल पार्टी सपोर्ट करे। बस इसी तरह की मदद चाहिए, इसी तरह की सपोर्ट चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। हम वो आर्मी अपना काम करने में, और आर्मी ही नहीं, मैं जब ये बोल रहा हूँ ये सभी यूनिफॉर्म्ड फोर्सेस की तरफ से बात कर रहा हूँ, जिसमें कि सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी सभी शामिल हैं। बस वो सशक्त रहें, अपना काम करते रहेंगे। अब क्रेडिट आपने लेना है, डिस्क्रेडिट करना है, इसका फैसला तो आप खुद ही कीजिएगा। ठीक है, शायद आर्मी इन क्रेडिट्स के बारे में सोचती नहीं है, तभी वो इतना बेहतर काम भी कर पाती है। ब्रिगेडियर साहब, इस आर्टिकल में एक बात और कही गई, उन्होंने ये कहा, जिसका हिंदी ट्रांसलेशन ये है,
कश्मीर में आज हालात उतने ही खराब हैं जितने जनरल डायर के समय थे। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द जनरल अयूब के शासन जैसे हालात भी कश्मीर में देखने को मिलेंगे। आपने कश्मीर में एक लंबा काम किया है, आज की स्थिति से भी अवगत आप हैं। इस आर्टिकल में जब ऐसी बातें कही जाती है, इसको आप कितना सही या गलत मानते हैं? पहले तो मुझे हैरानी होती है कि बंगाल में कलकत्ता में बैठकर पार्थ चैटर्जी साहब ऐसी बात कर रहे हैं। फ्रीडम स्ट्रगल में कलकत्ता और बंगाल ही एक ऐसा देश है जिसने सुभाष चंद्र बोस को पैदा किया, जिसने रविंद्रनाथ टैगोर को पैदा किया। बंकिम चंद्र चैटर्जी वहां से हैं और वहीं के आज के लोग ऐसी बात करते हैं, मुझे बहुत हैरानी होती है। खुदीराम बोस कैसे ऐसी बात हो रही है? अब आपके सवाल क्या था जरा? हाँ जी कह रहा हूँ, खुदीराम बोस भी वहीं के हैं और उन्होंने ये कहा कि आज कश्मीर में हालात उतने ही खराब हैं। हाँ, खुदीराम बोस भी जितने जनरल डायर के समय अब आज की समझ गया। अब आप कहते हैं और बहुत जल्द जनरल अयूब के शासन जैसे हालात वहां देखने को मिलेंगे। हाँ, अब ये उनकी सोच है, हिस्टोरियन है। मैंने कहा था ना कि उनकी हिस्ट्री फ्रीज हो गई थी जनरल डायर के जमाने में, सो गए थे। वो स्लीपर सेल हैं शायद, जो किसी एंटी नेशनल ने या किसी एजेंडा वाले चैनल ने उनको जगा दिया और बोला अब ये बात बोलो। कश्मीर के हालात, मिलिटेंसी हर पूरी दुनिया में नया रूप ले रही है। नई नई टैक्टिक्स बदल के मिलिटेंट्स काम कर रहे हैं और ये हिंदुस्तान में नहीं हो रहा, ये सब जगह हो रहा है। हालात बिगड़ते भी जा रहे हैं और इसी तरह आर्मी अपनी टैक्टिक्स भी चेंज कर रही है। आज इंडियन आर्मी ही नहीं, दुनिया की सभी आर्मीज और एंटी मिलिटेंसी फोर्स अपनी अपनी टैक्टिक्स को इसी तरह इवॉल्व कर रही है। ये एवोल्यूशन स्टेज है, पर ऐसा कभी नहीं हुआ कि आर्म्ड फोर्सेस हिंदुस्तान की हो, खासकर हिंदुस्तान की हो। कभी भी ऐसा 70 साल में नहीं हुआ कि आर्मी ने मिलिटेंसी जब बढ़ी तो उसको कंट्रोल में नहीं किया। हमेशा अभी भी कंट्रोल में करेंगे, जो समय की बात है। ये एवोल्यूशन स्टेज है, डायनेमिक्स चेंज होते रहते हैं। आर्मी भी अपने आप को तैयार कर रही है, तो इसमें कोई घबराने की या कोई अनयूजुअल अनहोनी बात नहीं है। ये सिचुएशन बिल्कुल कुछ ही दिनों में काबू में आ जाएगी। ठीक है, शहजाद इस पर शायद कुछ कहना चाह रहे हैं। जी शहजाद। सोनी जी, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, आप एक सरकार को ज्यादा गंभीरता से देखते हैं या एक निजी व्यक्ति जो एक इतिहासकार है उसको ज्यादा तवज्जो देते हैं? एक सरकार को या एक निजी व्यक्ति को? देखिए यहाँ पर आई एम सपोज, मुझे उम्मीद है आप सरकार मुझे क्वेश्चंस करने चाहिए, लेकिन अगर आपने पूछा और तो अगर आप सरकार कहते हैं व्यक्ति से ऊपर सरकार है, इसमें कंफ्यूजन कहाँ है? सुनिए ना, आप देखिए, आपको सवालों से डर क्यों लग रहा है सोनी जी? ये आपने मान लिया ना, सवालों के साथ आप लोग कंक्लूजन बहुत जल्दी ड्रॉ करते हैं। इट वाज टू अर्ली टू ड्रॉ कंक्लूजन। आप बीच में ना बोलेंगे और मेरी बात सुनेंगे तो आपको मेरी बात का तर्क समझेगा। मैं तो बोलूंगा ना, आपने मुझसे पूछा तो मैं ही बोलूंगा। बातों का तर्क समझेंगे तब आपको पता चलेगा मैं क्या कह रहा हूँ। हाँ तो ठीक है, सीधा रखिए अपनी बात को। हाँ, तो सरकार की बातों को ज्यादा गंभीर लेते हैं आप? हाँ बिल्कुल। आप सरकार की बातों को गंभीर लेते हैं कि नहीं लेते? अरे आप सीधे जो मुद्दे पे आइए ना, सीधे मुद्दे जवाब पर आइए। तो क्या कहना चाह रहे हैं? हम तो मान रहे हैं कि पार्थो ने जो कहा उसको हम ये सोच के इग्नोर कर दें क्या कि वो एक व्यक्ति ने कहा और सरकार ने नहीं कहा है? नहीं, मैं आपसे कह ही नहीं रहा ना। आपसे कह नहीं रहा, ये आपकी दिक्कत है। मैं आपसे कह रहा हूं कि पार्था चैटर्जी ने जो कहा है, पार्था चैटर्जी ने जो कहा है, जो बहुत ही निंदनीय है, उसको 10 गुना 20 गुना 100 गुना ज्यादा तवज्जो दीजिए उस सरकार के उस कार्रवाई का जिसने अपनी ही आर्मी के मेजर पे FIR की है। ये तो इस पर भी तो हमने सवाल पूछा ना सुदेश जी से, जरिए से जायज ठहरा रहे हो। तो शहजाद जी की बात 100% सही है तो FIR क्यों हुई? शहजाद जी, आर्मी की बात सही नहीं है शहजाद तो कौन सी सरकार है जो हमारी आर्मी पे सवाल उठा रही है? उससे आप सवाल पूछने का कष्ट करें। शहजाद जी, पार्था से जो सवाल कर रहे हैं उससे 10 गुना ज्यादा शहजाद जी एक सेकंड कीजिए जिसने अपनी आर्मी पे FIR की है। शहजाद जी, आप थोड़ा सा लक्ष्य को लगा के सवाल पूछिए कि सरकार ने FIR क्यों की आर्मी पे। शहजाद जी, ये जरूरी है। शहजाद जी, ये सवाल कम से कम 7 से 8 बार मैंने सुदेश जी से पूछा। अफसोस आप शायद उस बात को जान नहीं पाए। कोई वैल्यू नहीं होती। शहजाद जी, मानते कि FIR लोकल प्रेशर में कर दिया उन्होंने। शहजाद जी, आपने शायद नोटिस नहीं किया, मैंने 7 से 8 बार ये सवाल सुदेश जी से पूछा है। नरेश जी, पानी पिलाइए, ब्लड प्रेशर हो जाएगा। पूछिए उनसे क्या आर्मी झूठी है?
शहजाद जी, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, लेकिन आप जो सवाल कर रहे हैं वो सवाल मैंने 7 से 8 बार पूछा है सुदेश जी से। हमको कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है। आप अचानक से आपने अपनी गन्स मेरी और क्यों घुरती, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। कांग्रेस और लेफ्ट का गठबंधन दिख रहा है, जो पाकिस्तान और चाइना का दिख रहा है। पाकिस्तान चाइना के गोद में है और आप पाकिस्तान का कैसे समर्थन करें, ये समझ में आ रहा है। आप चिंता मत करिए भाई साहब, देश को पता है, देश की जनता को पता है कि हम क्या है। हमें कोई सबूत देने की जरूरत नहीं है, कटघरे में आप खड़े हैं। चलिए सुदेश जी और शहजाद, आप दोनों एक सेकंड रुकिए। शहजाद एक बार आप काम डाउन हो जाइए। शहजाद आप एक बार शांत हो जाइए। सुदेश जी आप भी शांत हो जाइए। सुदेश जी आप भी शांत हो जाइए। शहजाद आप भी शांत हो जाइए। शहजाद मैं एक बात कहना चाह रहा हूं आपसे। शहजाद मैं एक बात आपसे कहना चाह रहा हूं। शहजाद आप शांत हो जाइए ना। इनकी शर्म की सीमा जो है वो शायद कहीं है। आप एक मिनट मेरी एक बात सुन लीजिए शहजाद। अरे पानी पी लो। अरे सुदेश जी आप भी रुकिए एक मिनट। डिबेट कर रहे हैं। सुदेश जी आप दोनों प्लीज, विनम्र आग्रह आप दोनों से, आप दोनों शांत हो जाइए। से निकल के गोली मारोगे? अरे शांत हो जाइए ना। पी लो, इतना एक्साइटेड। चलिए शहजाद देखिए, मैं एक बात आपसे कहना चाह रहा था। मैंने 7-8 बार इनसे पूछा सुदेश जी से कि वो FIR क्यों, शायद आप उस बात को नोटिस नहीं कर पाए। चलिए कोई बात नहीं, अगर जवाब नहीं भी मिला है तो भी देश तो देख रहा है ना। आपके जवाब को भी देश देख रहा है, सवालों को भी देश देख रहा है, सवालों का जवाब न देना भी देश देख रहा है। वो सब तय करेगा। और अचानक से उग्र हो जाना वो भी देश देख रहा है। अमित जी आखिरी मिनट है ये। अमित जी आपके पास आना चाहूंगा। सुदेश जी आप एक मिनट आप रुकिए। सुदेश जी आप एक मिनट रुकिए, देश सब देख रहा है। जी बताइए अमित जी। कहना चाहूंगी आपने उसको क्वेश्चन किया। जी अमित जी आप आइए, आखिरी 30 सेकंड आपके लिए है। अमित जी अपनी बात रखिए 30 सेकंड। जो राष्ट्रवाद के कप्तान हैं, आर्मी के जो अनऑथराइज्ड प्रवक्ता बनते हैं, राष्ट्रवाद के कप्तान, जिनको पार्था चटर्जी ने जो बोला, हम सभी लोगों ने उसको हाईली कंडेम्ड किया। लेकिन ये जो FIR की बात है, देश के आर्मी क्या, देश के एक एक आदमी के वकार को गिरा देने की बात है। और आपको तो इस पे स्पेशल शो करना चाहिए और देश के रक्षा मंत्री से इंटरव्यू करना चाहिए कि हमारे देश के जवान की गोदी में पाकिस्तान चला गया है। क्योंकि आपको सेकुलर लोगों से नफरत है, क्योंकि आपको देश को आप चलिए ठीक है, तुम लोग कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन। आभा जी आखिर 30 सेकंड आप अपनी बात रखिए। आभा जी जी थैंक यू नरेश जी। मेरा ये कहना था कि जो चर्चा का आपका मूल विषय था वो कहीं ना कहीं इधर उधर लगातार भटकता जा रहा है। मेरा निवेदन सिर्फ इतना था कि जो राइटर हैं, जिस आर्टिकल की बात इस चर्चा में रखी गई है, पार्था चैटर्जी जो हैं, उनको हम जो जम्मू कश्मीर के हालात के ऊपर लगातार रिसर्च करते हैं, एक सलाह ज़रूर देना चाहेंगे कि वहाँ पे कुछ दिन जाके वो रहें, कभी वो आम आवाम के बीच में जाके रहें ताकि वहाँ की असली स्थिति उनको पता चले। दूसरा वो कभी ना कभी आर्मी या CRPF के कैंप में जाके रहें और कभी भगवान ना करे उनके सामने ये स्थिति आए कि वहाँ पे टेररिस्ट अटैक हो जाता है, आतंकवादी हमला कर देते हैं, तो उस समय पे उनको अंदाजा होगा कि वो किसके सामने ज्यादा सुरक्षित है। वो हमारी आर्मी की उस वक्त इंतजार करेंगे कि वो कुछ करेगी, इस बात का इंतजार करेंगे कि वहाँ का जो आम आवाम है, जो पत्थरबाज है, वो आके उनको बचाएगा। पहली बात तो वहाँ का आवाम जो है वो पत्थरबाज नहीं है। नहीं, मेरा इसमें एक निवेदन है नरेश जी, एक चलिए वक्त खत्म हो गया, माफ कीजिएगा, आपसे माफी चाहूंगा मैं, वक्त बिल्कुल और मुझे इजाजत नहीं देता इसको और कंटिन्यू करने की। आभा जी, माथुर साहब, मुझे वाकई बड़ा अफसोस है मैं दोबारा आपके पास नहीं आ पा रहा हूं, लेकिन वक्त खत्म हो चुका है। सुदेश जी आपका, शहजाद आपका, अमीक आपका, माथुर साहब, आभा जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस चर्चा को यहीं खत्म करेंगे, लेकिन देश देख रहा है। एक बार फिर से ये कहना चाहूंगा कि अगर कोई इतिहासकार, कोई लेखक, कोई बुद्धिजीवी सेनाध्यक्ष पर इस तरह के घटिया कमेंट करेगा तो देश बर्दाश्त नहीं करेगा। जितने भी लोग हमारे पैनल में थे, सभी ने इस बात को की निंदा की, इसे निंदनीय बताया और कहीं ना कहीं इस बात को कहना बहुत जरूरी है। हम चाहेंगे देश की सेना भी सुने, सेनाध्यक्ष भी सुने कि इस तरह की बातों को देश बर्दाश्त नहीं करेगा और हम सब आपके साथ हैं। नमस्कार।